चैप्टर 7 देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने जो बात की है वहां पर हमने एक सिंगल पार्टिकल कभी लिया, जैसे एक पॉइंट मास लिया हमने, और उसका हमने कहा कि साइज इग्नोर ही किया या ना माना उसका साइज। अब उसके लिए जो मोशन हो रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, वो भी हमने देखा। बट कभी भी हम जब नॉर्मल लाइफ में आते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो साइज होता है। कार के बारे में बात करें, यहाँ तक कि पुली के बारे में बात करें, जैसे ही हम थोड़ा एक्सटेंडेड जाते हैं, थोड़ा आगे और जाते हैं, तब उस बॉडी या फिर पार्टिकल को केवल पॉइंट मानना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। हम ये जो इनएडिक्वेसी है इसके आगे जाएंगे और एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब ये है कि जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, यानी एक से ज़्यादा पार्टिकल हो, या फिर हम इसके बारे में बहुत तफसील से बात करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिस्टम को पूरी तरीके से देखेंगे कि भाई पूरे सिस्टम का मूवमेंट हो रहा है, और जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का पार्टिकल का, वो बड़ा की कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर इस तरीके से हम देखें, एक बहुत बड़ा ट्रक है, इसके ऊपर कुछ यहाँ सामान लदा हुआ है और 100 टन का है, यहाँ ये खुद अपने आप 1000 टन का ट्रक है और 8-10 आदमी बैठे हुए हैं, तो आप इसमें साइज और वेट इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ, जो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये तीनों को हमको मिला के देखना पड़ेगा। तो जो मोशन है सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, जो ये सबको मैं एक साथ कह रहा हूँ, और किस तरीके से ये एक्सटेंडेड बॉडीज में हम लगाएंगे, यहाँ पर हम बहुत सारे सवाल भी देखेंगे। तो रिजिड बॉडीज क्या है, इनको हम रिजिड बॉडी मानेंगे। एक रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसका शेप बड़ा डेफिनेट है और वो चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जो इसके और इसके बीच में दूरी है, या इसके बीच में दूरी है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजिड बॉडी की अगर हम डेफिनेशन ये बता रहे हैं कि डेफिनेट है, चेंज शेप नहीं हो रहा है, शेप में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, और इसके अलावा जो डिस्टेंस है अलग अलग, जो अगर हम पेयर लें, एक दो 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 करके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लें, तो वो डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रियल बॉडी रिजिड नहीं होती, क्योंकि हर एक रियल बॉडी चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी लचीली हो, वो फोर्सेस लगने पर डिफॉर्म तो होती है, शेप तो चेंज करती ही करती है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये शेप में कोई चेंज नहीं होगा, तब्दीली नहीं होगी। लेकिन ये डिफॉर्मेशन कई जगह पे बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है, जैसे व्हील्स है, कोई टॉप्स है, स्टील के बीम है, स्टील की रॉड्स वगैरह है, मॉलिक्यूल्स है, खासतौर पे प्लैनेट है, यहाँ पर हम थोड़ा सा रिजिडिटी में थोड़ी सी हल्की रियायत देंगे। रिजिड बॉडी क्या क्या मोशन कर सकती है, किस किस तरीके से इसमें मोशन हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो एक इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड कर रहा है। इसमें कोई साइड वाइज मूवमेंट नहीं, यानी कि ये ऊपर से जब नीचे उतरेगा इंक्लाइंड प्लेन में, तो इसमें कोई साइड मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है। ये ब्लॉक हम मान रहे हैं कि रिजिड है। अब ये नीचे आ रहा है, यानी कि सारे के जितने भी पार्टिकल है इसमें, चाहे ये P1 पार्टिकल हो, P2 पार्टिकल हो, इस बॉक्स में या डब्बे में या बॉडी में, ये एक साथ नीचे आ रहे हैं। दोनों की एक ही वेलोसिटी है एक टाइम पे। इस बॉडी में जो रिजिड बॉडी है, ये खास तौर पे इस केस में, इसमें ट्रांसलेशन मोशन है, बिल्कुल सीधी सीधी नाक की सीध पे ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये ट्रांसलेशन मोशन यानी कि स्लाइडिंग मोशन है एक ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन पे। कोई भी पॉइंट P1 P2 लें आप, या ब्लॉक लें, ये एक टाइम पे सबकी वेलोसिटी सेम होगी किसी एक इंस्टेंट पे। अगर प्योर ट्रांसलेशन मोशन की बात करें किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो हर एक पार्टिकल, जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया, इधर भी हमने डिस्कस किया, यहाँ भी हमने डिस्कस किया, कि सबका एक ही समय पे एक ही मोमेंट है, या फिर आप कहें वेलोसिटी सेम है। अब जरा थोड़ा इसका डिफरेंट केस लेते हैं।
अब हम आते हैं, इसी को हम बना देते हैं वुडन सिलेंडर या सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, एक सिलेंडर। अब ये नीचे आ रहा है, यहां पर तो ब्लॉक था, यहां ये आ रहा है। अब सिलेंडर की जब हम बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम ये घूम रहा है इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन में। इसके पास भी एक ट्रांसलेशन मोशन है, बिल्कुल इस तरीके से एक ट्रांसलेशन मोशन है। यहां पर आप देखें कि जो P1 है या P2 है या P3 है या P4 है, ये किसी इंस्टेंट पे सेम वेलोसिटी पे नहीं है, क्योंकि एक सिलेंडर है। इसका मतलब आप इसको प्योर ट्रांसलेशन इस तरीके से नाक की सीध में जाने वाला नहीं कह सकते। इसका मतलब हर एक पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी है यहाँ पे। इसका मतलब कि ट्रांसलेशन, अच्छा नीचे की तरफ आ रहा है, यहां से यहां की तरफ आ रहा है, तो आप तो ट्रांसलेशन कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन इसके अलावा समथिंग एल्स, कुछ और भी है इसमें। तो अगर हम ये समझना चाहें कि ये समथिंग एल्स क्या है, तो हम ये जो रिजिड बॉडी है उसको इस तरीके से ले कि मानिए इसका ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। लेट अस टेक अ रिजिड बॉडी सो कंस्ट्रेंट दैट इट कैन नॉट हैव अ ट्रांसलेशन मोशन। इसमें कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। अब तरीका क्या है, कैसे हम इसको कंस्ट्रेन करें, रोके इस रिजिड बॉडी को, ताकि इसमें ट्रांसलेशन मोशन ना हो। तो हम क्या कहें, इसको हम स्ट्रेट लाइन में फिक्स कर दें। अब देखिएगा किस तरीके से पंखा उंखा आपको जो दिख रहा है वो आएगा। अब अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये सीधा मूव ना करे, बस इस तरीके से गोल 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 घूमता रहे जैसे सिलेंडर है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया, नीचे की तरफ ना आए, तो इसको रोटेट करा सकते हैं हम, रोटेशन केवल दे सकते हैं। तो एक लाइन along with the body is fixed। हमने क्या किया, बॉडी को इस, मान लीजिए इस तरीके से कुछ लिया और इस लाइन से फिक्स कर दिया। तो उसको हमने कहा कि अगर ये घूमेगा, इसमें रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। मैं अभी रोटेशनल मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यही कह रहा हूँ कि इसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। तो इस लाइन को, इस एक्सिस को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल अब आप देखिए अपना, अगर आपके कमरे में फैन लगाओ तो ऊपर देखिए, ये केवल गोल गोल घूमता है, ये कहीं इधर उधर नहीं भागता है। एक पॉटर व्हील है जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, या आप देखिए किसी मेले में गए आप, जाइंट व्हील होता है, मेरी गो राउंड होते हैं। ये सारे के सारे, चाहे ये हो चाहे ये हो, इनका रोटेशनल मोशन है, यानी कि ना इधर भाग रहे हैं ना इधर भाग रहे हैं, बस इसे घूम रहे, ये भी घूम रहा है। तो हम समझने की कोशिश करें कि रोटेशन क्या है। तो इसके रोटेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हम स्ट्रेट लाइन मोशन के तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं। तो रोटेशन है इस रिजिड बॉडी का किसी फिक्स्ड लाइन कहें, एक्सिस करें, या पॉइंट या एक धुरी कहें, हर एक पार्टिकल इस बॉडी का सर्कल में घूम रहा है। किसमें घूम रहा है, हर एक पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में। और ये सर्कल में घूम रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये ऐसे प्लेन में घूम रहा है जो परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के। देखिए ये एक्सिस है, अगर मैं ये प्लेन लूं, ये सब परपेंडिकुलर है। तो अगर इस गोलाकार को लूं, ये तो P2 जो है इस गोलाकार में घूम रहा है, P1 इस गोलाकार में घूम रहा है, और इस गोल आकार में घूमते 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 ये केवल एक सर्कल बना रहा है, जो सर्कल या जो प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट। तो P1 आप ले लें, चाहे P2 ले लें, चाहे P3 ले लें, जो भी है वो इसमें मूव करे। लेकिन अब देखिएगा, मैं अब इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस करता हूं, रेडियस, क्योंकि अब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो रेडियस भी लेना पड़ेगा। तो P1 एक सर्कल बना रहा है जिसका रेडियस 1 है, P2 भी एक कुछ सर्कल बना रहा है जिसका रेडियस R2 है, ये भी इसका भी एक सेंटर है C1, इसका भी एक सेंटर है C2। तो P1 P2 ये अलग अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, लेकिन ये सारे प्लेन परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के। अब P3 की बात करें, P3 बिल्कुल इसी एक्सिस पे है, रेडियस 0 है इसका। तो अब ये घूमेगा नहीं, ये एक्सिस तो घूम नहीं रही है, ये केवल ये जो चक्री हो रही है वो घूम रहे हैं। जो इसके ऊपर होगा वो तो घूमेगा नहीं, वो स्टिल रहेगा। आपने देखा होगा पंखे का जो डंडा है वो नहीं घूमता है। उसके ऊपर कोई मक्खी आके बैठ जाए तो वो मक्खी आराम से बैठ सकती है, लेकिन पंखे की पत्तियों पे नहीं बैठ सकती, वो स्टेशनरी रहेगी, क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है आपकी।
कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर एक्सिस फिक्स नहीं होती। जरूरी नहीं है कि आप पंखे का डंडा जैसे फिक्स होता है वैसे फिक्स हो, एक्सिस जरूरी नहीं है फिक्स हो। जैसे मान लीजिए आप लट्टू चला रहे हैं, लट्टू जब चला रहे हैं तो लट्टू कैसे घूमता है, इस तरीके से यूं यूं करके घूमता है और कभी कभी सीधा भी हो जाता है ये, है ना। तो जो स्पिनिंग टॉप कहते हैं इसको, एक लट्टू को हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टॉप का, यहां पर इस टॉप का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस यहां से यहां तक, ये एक्सिस होगा आपका, राइट। इसी तरीके से ये देखिए पंखा भी घूम रहा है, एक पंखा इस तरीके से घूमेगा जो यूं यूं करके इसकी एक्सिस चेंज हो रही है, यानी कि इसकी जो मूवमेंट है, इस चाहे आप इसका ले लट्टू का, जो मूवमेंट है इस एक्सिस का वो वर्टिकल है। इसको हम कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज इस तरीके से घूम रही है इसको हम प्रिसेशन कहेंगे। प्रिसेशन क्या कह रहे हैं, प्रिसेशन। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये यहीं पे है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस टॉप का, किसी भी इंस्टेंट पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही जा रहा है। चाहे आप इसको ले ले, लट्टू अगर इस तरफ है यू करके है तो भी पॉइंट इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही जा रहा है। एक ऑसिलेटिंग फैन मैंने आपको बताया, एक टेबल फैन है या पेडेस्टल फैन है, यहां पर भी यही काम हो रहा है ना। इसमें ऑसिलेटिंग फैन है, ये जो घूम रहा है इसका भी मोमेंट, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, जो जहां पर जो वर्टिकल एक्सिस है वो पिवोटेड है। जैसे ही फैन रोटेट करता है अपनी, मतलब इस तरीके से ये फैन घूम रहा है, लेकिन ये भी घूम रहा है, फैन भी घूम रहा है और वो भी, अब साथ में जो फैन घुमाने वाला वो भी घूम रहा है। तो ये जो रोटेशन है टॉप या पेडेस्टल फैन, ये इसमें वन पॉइंट और नॉट वन लाइन, यानी एक पॉइंट जहां पर ये इस तरीके से टच कर रहा है, इसको इस तरीके से कहिए, ये एक पॉइंट तो है इसमें, यहां पर भी एक पॉइंट है, यहां पर भी एक पॉइंट है, इसीलिए इसको वन पॉइंट तो कह रहे हैं, लेकिन नॉट वन लाइन कह रहे हैं, एक पॉइंट नॉट वन लाइन। यानी कि एक्सिस इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन ये एक फिक्स एक्सिस, एक फिक्स पॉइंट से तो जाती ही जाती, जो जहां पर वो लट्टू जमीन को टच करके घूम रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़े सिंपल केस ही लेंगे, अलग अलग चीजें यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर देखिए 7.6 से आपको बताता हूँ, ये एक रिजिड बॉडी है जिसका प्योर ट्रांसलेशन है। यहाँ पर एक मोशन है रिजिड बॉडी का, जहां पर ये इस तरीके से है, पहले यहाँ ये थी तो नहीं, ये थोड़ी सी घूम गई, फिर यहाँ पर सीधी थी तो यहाँ थोड़ा और घूम गई, यानी कि ट्रांसलेशन आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और अपनी धुरी में घूम भी रहा है। देखिए पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यूं हो गया, यानी कि अपनी धुरी पे घूम भी रहा है। तो जो रोलिंग मोशन है सिलेंडर का, जो हमने शुरुआत में देखा था, उसमें क्या चीज हो रही है, अब इसको समझिएगा, दोबारा आते हैं इसमें। ये जो सिलेंडर घूम रहा था, ये ट्रांसलेशन भी कर रहा है, साथ में ये अपनी धुरी पे घूम भी रहा है, यानी कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है, साथ में रोटेशन भी हो रहा है। तो जो समथिंग एल्स की बात मैंने शुरू की थी रोलिंग मोशन में, यहां पर क्या है, रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है। तो यहाँ एक और देखिएगा, ये जो चीज बताई गई है इसमें, यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन है या ट्रांसलेशन के साथ ये घूम भी रहा है। तो ये फिगर आपको बता रहा है कि ट्रांसलेशन भी सीधा सीधा भी चल रहा है वो, और साथ में सीधा चलते चलते किसी एक धुरी पे या किसी एक एक्सिस पे ये घूम भी रहा है। अब जो ऑब्जर्वेशन हमने देखे उसको जरा मैं दोबारा बता देता हूं कि जो मोशन है रिजिड बॉडी का, जो किसी फिक्स्ड या किसी पिवोट पे, किसी जगह पे वो फिक्स नहीं है, तो या तो ये प्योर ट्रांसलेशन हो सकता है या फिर ट्रांसलेशन या रोटेशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। या तो ये सीधा चलेगा या सीधा चलते चलते ये घूमेगा। और जो मोशन है रिजिड बॉडी का, जिसमें जो पिवोट है और वो फिक्स भी है, वो रोटेशन होगा, जैसे पंखा हो गया, या और जो मैंने बात की कि भाई वो घूमता रहेगा, इधर उधर मूव नहीं करेगा। जो रोटेशन है वो किसी एक्सिस के अराउंड हो सकता है जो फिक्स हो, जैसे सीलिंग फैन है, पंखा मैंने बताया जो छत पे लगा हुआ है, या ऑसिलेटिंग फैन है, वो मूव कर सकता है, जिसकी जो एक्सिस है वो मूव कर सकती है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पहले काम करते हैं, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं
उसको देखते हैं और सेंटर मास उसका क्या होगा, फिर उसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। हम दो पार्टिकल सिस्टम से शुरुआत करते हैं। हम क्या करेंगे, जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो पार्टिकल को, उसको हम एक्सिस कहेंगे। हमारे पास एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल हमारे पास m2 है। अब m1 m2 हमारे पास दो पार्टिकल हो गई। ये जो दो पार्टिकल है, ये आपकी ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। तो x एक्सिस से मतलब यहां से यहां तक इसकी दूरी है x1, मतलब इसकी y एक्सिस से दूरी है x1, तो x1 कोऑर्डिनेट इसका हो गया। m2 की दूरी है आपकी कुछ इतनी, मतलब दो पार्टिकल x1 और x2 पर ओरिजिन दोनों का सेम है, मास m1 m2 मान रहे हैं। तो यहां से यहां तक इसका, यहां से यहां तक x2 है, ये यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है। अब आप देखते हैं ये c क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है। तो सेंटर मास इस सिस्टम का पॉइंट c होगा, जो x डिस्टेंस पे होगा, यहां से यहां तक ये x डिस्टेंस पे होगा। और ये कैसे आएगा देखिएगा, m1 इंटू x1, m1 की दूरी क्या है x1, इस तरीके से m2 की दूरी क्या है x2, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी x विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। यहां पर जो ये x है, इसको हम कह रहे हैं, अब हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, इसको हम कहेंगे मास वेटेड m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 m2। ये मीन होता है ये, लेकिन इसमें वेट आपने डाला है मास। अगर आपको मीन निकालना होता जैसे x1 x2 का, तो x1 प्लस x2 बाय 2 कर देते, ये तो किया था। अगर आप वेटेड निकालेंगे तो मान लीजिए m1 यहाँ रखा, m2 इसके साथ रखा, और साथ में m1 m2 को जोड़ दिया 2 की जगह। इसको हम कहते हैं मास वेटेड मीन x1 और x2 का। यदि दो पार्टिकल आपके सेम मास के, देखिएगा जो मैंने आपको ये बताया x1 प्लस x2 बाय 2 ये आने वाला है। आप m1 और m2 को m रख दीजिए इस केस में, आपके पास ये x जो है वो x1 प्लस x2 बाय 2 आ जाएगा। यानी कि दो पार्टिकल जिनका इक्वल मास है, उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उनके बीच में होता है। लेकिन हम इसको जनरलाइज करेंगे, अगर हमारे पास n पार्टिकल है, जैसे m1 m से लेकर mn तक, और ये स्ट्रेट लाइन में इसी तरीके से, जैसे m1 है, m2 है, यहाँ m3 और रख दीजिए, ऐसे m4 mn तक रख दीजिए। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा m1 x1 प्लस m2 x2, कहाँ तक जाएंगे mn xn तक, और नीचे हम मास को जोड़ देंगे सारों को। तो सिग्मा mi xi बाय सिग्मा mi, i इसमें वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, बस ये समझिएगा। तो x1 से लेकर xn तक ये डिस्टेंसेस है पार्टिकल के ओरिजिन से। जो कैपिटल X आप देख रहे हैं, ये मेजर किया जा रहा है, जैसे इस केस में मेजर किया गया ओरिजिन से। जो सिंबल आप सिग्मा देख पा रहे हैं, ये एडिशन है, यानी ये समेशन बता रहा है, और n पार्टिकल है यहाँ पर। और अगर आप नीचे का देखें, सिग्मा mi कर लें, तो ये टोटल m मान सकते हैं, यानी टोटल मास सिस्टम का। अगर आपके पास एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे मासेस हैं, उन सबका सम है। अगर हमारे पास 3 पार्टिकल है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जब स्ट्रेट लाइन की बात थी तो अभी हमने देख लिया क्या है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई प्लेन दोनों में डिफाइन करना पड़ेगा कहां पर ये पार्टिकल है, फिर उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। यानी कि हमने ये कहा कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है ये वाई है। अब पहला पार्टिकल यहाँ हो सकता है, तो x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट दे दिया। दूसरा पार्टिकल यहाँ हो सकता है, x2 y2 दे दिया हमने इसको। तीसरा पार्टिकल यहाँ हो सकता है, तो x3 y3 दे दिया। ये कोऑर्डिनेट हो गए तीनों के। अब ये कोऑर्डिनेट हो गए, अब सेंटर ऑफ मास कैसे होगा। अब देखिए x क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, लेकिन वेटेड मीन निकालते हैं हम लोग, जो सेंटर ऑफ मास होता है। तो m1 x1 m2 x2 m3 x3, और तीनों मास को जोड़ दिया। ऐसे y निकालना है तो m1 y1 m2 y2 m3 y3, और मासेस को जोड़ दिया। अब अगर हम यहीं पे मास को इक्वल कर दें, तो आप देखें कि पहला जो है वो मास बाहर ले लीजिए, ये 3m आ जाएगा, mm कट जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 आ जाएगा। इसी तरीके से y भी y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 आ जाएगा। यानी 3 पार्टिकल जिसके इक्वल मास है, इसका मतलब अगर 3 पार्टिकल है, इसको इस तरीके से जोड़िए, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस ट्राइंगल के, जो ये तीनों को जोड़ के बनाया जा रहा है, वो उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे होगा। कहाँ होगा, सेंट्रॉइड पे होगा। तो अगर हम 1 से लेकर n तक पार्टिकल की बात करें और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेन में,
तो सेंटर ऑफ मास उन सिस्टम का होगा सिग्मा एम आई एक्स आई एक्स कोऑर्डिनेट होगा बाय कैपिटल एम, सिग्मा एम आई वाई आई कैपिटल एम वाई का, और जेड भी होगा इसमें, क्योंकि अब जब हम तीनों